हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अपोजिशन को दबाने के लिए छापे, गिरफ्तारियां, जाली केस, अपोजिशन अरकान को ब्लैकमेल करने के लिए उनके घराने के अफराद का अगवा, बहन, भाई, बीवी, कोई महफूज नहीं। सेंसरशिप है अखबारों पे, सख्त पाबंदियां हैं ज़राए इब्लाग पे, इंटरनेट पर पाबंदियां, अदलिया के काम में मुदाखलत, मीडिया पर कंट्रोल, अहम ओहदों पर हम ख्याल सिविल और फ़ौजी अफसरान मौजूद, यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स और उनके नायबीन किंग पार्टी की हैसियत रखते हैं। हुक्मरानों के अहलो अयाल और हम ख्याल लोगों के लिए सरकारी और नीम सरकारी इदारों में आला ओहदे, पुलिस और इंटेलिजेंस का बेदरेग इस्तेमाल। जी जनाब, ये कहानी पाकिस्तान की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। मैंने आपसे पहले वादा किया था कि बांग्लादेश के कुछ तफसीली हालात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कुछ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ढाका गया तो वहाँ पे बड़ी खुशगवार तब्दीली महसूस हुई। अगस्त से पहले तक वहाँ कोई पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, मगर अब जिस तरफ भी जाएं तो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के बड़े जज्बात हैं, गैर मामूली जज्बात हैं। भारत से लोग नाराज़ हैं, उसको गालियाँ भी पड़ती हैं और ये कहा जाता है कि शेख हसीना के 16 बरस की हुक्मरानी के दौरान भारत ने बिलवास्ता तौर पर बांग्लादेश पर कब्ज़ा किया। शेख हसीना ने अपने तमाम तर मफादात का सौदा किया, ये उन पर इल्ज़ाम है और बुनियादी तौर पे उन्होंने भारत के हवाले कर दी थी बांग्लादेश की फ़ैसला साजी। उस फ़ैसले में एक ये भी था कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के करीब नहीं आने देना, यानी दोनों के दरमियान फ़ासलों को बरकरार रखना है। अब इस तमाम जो तब्दीली आई है, शेख हसीना आपको मालूम है इस वक्त भारत में मौजूद हैं। उनके साथ कुछ 300 के करीब अरकान असम्बली थे, वो भी भाग गए मुल्क से 5 अगस्त को। उसके बाद कोई 55 पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ हैं मिसाल के तौर पे, उनमें से 27 यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर्स थे वो भी फ़रार हो गए या अंडरग्राउंड चले गए। 27 जो हैं उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह बहुत सारे सरकारी अफसरान, जिसमें अटॉर्नी जनरल थे, उसमें साबका फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी शामिल थे, जिन्हें एक दिन वो दफ्तर आए 5 अगस्त के बाद तो उन्हें कहा गया कि मेहरबानी अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी बाकायदा वो करियर डिप्लोमेट हैं, लेकिन उन्हें फिर यूँ वापस जाना पड़ गया। तो ये जनाब एक बड़ी खुशगवार भी है और अंदोना कहानी भी है जिससे बांग्लादेश गुज़रा है। वहाँ पे अब हकीकी आज़ादी की बात हो रही है। पाकिस्तान में भी आप हकीकी आज़ादी का नारा तो सुन रहे होंगे। इमरान खान ने कई मरतबा लगाया कि हमें आज़ादी 1947 में मिली मगर हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकी। यही कुछ सुनने को मिला जब ढाका में हम यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ तलबा से मिले कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, तो उन्होंने कहा कि 1971 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हकीकी आज़ादी की अभी भी हम तलाश में हैं। और तलबा ने इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ जो इनकलाब बपा किया, ये मूवमेंट, इस तहरीक का नाम यही था, तो उसके नतीजे में अब जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो वाक़यात थे ख़ास तौर पे मई, जून, जुलाई के महीने में, तो उसको एक तारीख़ की सूरत में रकम कर दिया गया है ढाका यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल्स पे। उसकी चूँकि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं तो आप ये इमेजेस आप देखें, ये बाउंड्री वॉल है और इसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ नारे लिखे हुए हैं कि हमें इम्तियाज़ी सलूक के हम ख़िलाफ़ हैं, हमें बुनियादी हुकूक चाहिए, हमें सेंसरशिप के हम ख़िलाफ़ हैं। अब इस तरह के बहुत सारे नारे थे कि तब हुकूक, अपने हुकूक के लिए ये इस तहरीक का आगाज़ हुआ। और ये ढाका की मुख्तलिफ़ सड़कों पे जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं वहाँ पे ये ग्राफिटी भी इसको कहते हैं, आपको नज़र आएगी। अब यूनिवर्सिटी, एक आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब से गुज़रने वाली मेट्रो के जो कॉलम्स हैं, जो सुतून हैं,
उनमें से एक कॉलम पे ये शेख हसीना की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें इनका चेहरा खून आलूद है। ये भी 5 अगस्त के बाद यहाँ पे बनाई गई और इसका एक मकसद था। इससे अगला जो कॉलम है उस पर शेख मुजीबुर रहमान इनके वालिद की तस्वीर थी और उसका भी चेहरा खून आलूद है। अब इस हवाले से हमने एक तालिबा है आफिया यूनिवर्सिटी की, उनसे बात की और ये कॉन्टेक्स्ट था कि जो 2-3 महीने तहरीक चली उसमें 1500 के करीब अफराद कम से कम जाँ बहक हुए। अब आफिया से पहले आप ये देखिए कि एक कैलेंडर है, आपको दिखा रहे हैं, इसमें जितनी बच्चों की और नौजवानों की तस्वीरें हैं, इसमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है जिसमें जो अपनी छत पे खड़ा था जब हेलीकॉप्टर मुश्तबे मुजाहिरीन पे ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, तो ये बच्चा भी फायरिंग का निशाना बना और वहीं पे फिर जाँ बहक हो गया। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे लोग थे जो 1500 में शामिल थे जिन्हें शेख हसीना के दौर में गद्दार करार दिया गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, पाकिस्तान के एजेंट करार दिया गया। उनमें एक स्टूडेंट हैं आफिया, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने वजाहत की कि जो मेट्रो के जो पैसेज है, जो उसकी जो ट्रैक बना हुआ है, उसके कॉलम पे शेख हसीना की बनी इस तस्वीर का मतलब क्या है, मकसद क्या है, तो ये देखिए वो क्या कह रही हैं। So this is a mural of the former Prime Minister Sheikh Hasina who actually fled to the neighbor country, and what happened here is this was first a mural created by the Student League of University of Dhaka, and they were actually created this for showcasing her, for actually we say that for wailing her. And what now it has become is actually a blood shedding mural. The students who protested, they painted red blood or they painted red colors on this mural and shows that this is actually a bloody killer, not someone whom you can actually showcase. अब देखिए कि एक इस वीडियो में आपको ये जो नौजवान है इसका नाम था अबू सईद। ये पहली कैजुअल्टी थी, यानी पहला शिकार हुआ शेख हसीना की के जबर का। ये इमेज है अबू सईद का जो कि कहते हैं कि स्टूडेंट इनकलाब का पहला शहीद था और उसमें कहा गया कि अब बांग्लादेश जो है वो यूथ को बिलोंग करता है, उसमें फाशिज्म की उसमें कोई जगह नहीं है। जब मुजाहरे शुरू हुए तो ये वो नौजवान था, ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जो सबसे आगे आके खड़ा हुआ और इसने हाथ फैला के पुलिस को कहा कि आप मुझे मारें, बाकी को आप नहीं, उन पे शूटिंग नहीं करेंगे। अब इससे वो 1989 के उन मुजाहिरों की याद भी जहन में आ गई जब चीन में बड़े पैमाने पे तलबा ने मुजाहरे किए और उसमें आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये हु नामी ये नौजवान था जो टैंकों के सामने आके खड़ा हो गया और फिर बदकिस्मती से टैंक इस पे चढ़ दौड़ा था। इसी तरह अबू सईद भी बांग्लादेश की पुलिस की गोलियों का निशाना बना। अब आफिया से हमने फिर एक और सवाल भी पूछा कि आप अभी क्या महसूस कर रही हैं, तो ये देखिए उसने ये कहा कि हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये आज़ादी हमें देखने को मिलेगी। 15 साल तक आमराना हुकूमत का जुल्म और जबर देखा और कभी ना सोचा था कि यूँ शेख हसीना फ़रार होने पर मजबूर होगी। एक नई किस्म की आज़ादी है और हमें अबूरी इंतज़ामिया से बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह आप देखिए ये सड़क किनारे एक और ग्राफिटी है जिसमें मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी का इमेज बना हुआ है। तो ये नौजवान है टपोश वोंजू, ये भी तालिब इल्म हैं, हिंदू हैं ये, लेकिन बांग्लादेश के शहरी हैं। तो उन्होंने वो ये बता रहे हैं जो पैगाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि बंगाल मशहूर था कि यहाँ सियासत और मज़हब को अलहदा रखा गया काफ़ी हद तक। The significance of the graffiti depict the secular nature of Bangladesh society and political ideological background, where our prominent leaders used to hold such amazing outlook towards the interreligious existence of Bangladeshi people. As I am a Hindu and I have many Muslim friends, so this depicts that how such secular
so environment exists in our society where we can live alongside each other, alongside come help with each other, and it all belong with our leaders who our forefather who came forward to unite us. तो इसमें ये जो तहरीर है इसका मकसद ये है कि मज़हब और सियासत को आप अलग रखें। और मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी जंग आज़ादी जो बांग्लादेश बनने का सबब बनी, यहाँ पे सेकुलरिज्म, उनको सोशलिस्ट मुसलमान भी कहा जाता था, तो ये उनकी याद भी इन्होंने यहाँ पे रकम कर दी है तलबा ने गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान। इस तरह जो अबू सईद का वीडियो वो आपने देख लिया, लेकिन इसके साथ हमारे एक और नौजवान था, उसने वजाहत की, पूरा एक कैलेंडर बना हुआ है यहाँ पे वाक़यात का कि किस तरह ये मामला मार्च में आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और बुनियादी तौर पे ये था कि मुतालबा ये था तलबा का कि जो आपने 30% कोटा रखा हुआ है तमाम जॉब्स में, यूनिवर्सिटियों में, आला ओहदों के लिए, 30% ये उन लोगों के लिए मुख्तस था जिन्हें ये फ्रीडम फाइटर कहते थे, जिन्होंने इनके मुताबिक अवामी लीग के वो लोग थे जो कि अब ख़ानदान दर ख़ानदान ये सिलसिला चला आ रहा है कि उनके लिए 30% आला ओहदे मुख्तस किए गए हैं। तो इसी पे एहतजाज था कि आम नौजवानों का क्या कसूर है, तो क्या उम्र भर इन लोगों को एक रिवॉर्ड के तौर पे नौकरियां मिलती रहेंगी, तो हम नौजवानों का क्या बनेगा। Seeking the justice for this countryman killed by this government, and actually this question was who will give you the justice when this government is the killer. Then this call comes, then we need just one solution. You have to leave your seat from this ruling party, and we started the movement or revolution of just one stand that please stop down Sheikh Hasina, and we achieved our victory in 5th July, and we called it the 36th July, actually not the 5th August. And there it is. I can't express my feeling about this revolution because it's opened the door of freedom of speech, freedom of movement, actually open the all kind of doors for our countrymen. तो ये इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ था। अबू सईद उसका पहला शिकार था, और फिर एक और तालिब इल्म ने इस कैलेंडर के ज़रिए वजाहत की उन तमाम वाक़यात की कि किस तरह मुंतज हुए। फिर 31 जुलाई, 5 अगस्त को बिलाखिर हसीना जो है, और एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कातिल हसीना, तो 5 अगस्त को कातिल हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त मिला यहाँ से फ़रार होने का। इसका मतलब है कातिल हसीना, बंगाली में ये लिखा है, क्योंकि आखिरी दिनों में उसके ख़िलाफ़ बस नारे यही लग रहे थे कि डिक्टेटर है, कातिल है, ऑप्रेसर है। बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों को आज़ादी का पैगंबर, आज़ादी का मुजाहिद कहा गया था शेख मुजीबुर रहमान की तरह, उनको मुल्क से फ़रार होना पड़ा। यहाँ से हम आपको अब ले चलते हैं ढाका यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे जो कि मरकज़ था, ओरिजिनेटिंग पॉइंट था इस तमाम तहरीक का, तो वहाँ पे एक हमारी कुछ गुफ्तगू भी हुई, वो आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये ढाका यूनिवर्सिटी का कैंपस है और कहते हैं यहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट्स का जो इनकलाब है, और इसीलिए हम यहाँ आए। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद आमिर राना साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे तनाज़ात के हवाले से दुनिया भर की सैर भी करते रहते हैं, बहुत घूमे हुए हैं। तो हम इकट्ठे ही हमने ये बांग्लादेश का, ये ढाका का सफ़र किया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि इनके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त एक ग्राफिटी कह लें उसको, म्यूरल बना हुआ है, कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ख़ास तौर पे इस जगह पे इसे क्यों बनाया गया। जी इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। और आप ये देखिए जो तस्वीर हमारे अकब में है, तो ये एक पूरी तारीख़ को बयान करती है, और ये तारीख़ जो है
बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद से शुरू होती है। आपको पीछे बैकड्रॉप में शेख मुजीब तो सब लोग पहचानते हैं, लेकिन जो दूसरा जो इमेज है वो कॉमरेड शहराज का है। ये 71 के अंदर जो है इनकी बांग्लादेश की तहरीक की आज़ादी में, मुजाहिबत की तहरीक में बहुत आगे थे, लेकिन एक जो नई तारीख शुरू हुई और 71 से 75 की जो तारीख यहाँ की अवामी लीग के रजीम ने बच्चों के जहनों से, लोगों के जहनों से मिटाने की कोशिश की, ये उसकी 4 साल की तारीख को बुनियादी तौर पे बयान करती है कि जब शेख मुजीब के रजीम ने कॉमरेड शहराज के मर्डर के बाद से जो एक रजीम शुरू हुई थी, तो बल्कि यही जो है करैक्टर जो इंस्पिरेशन बना यहाँ के तालिब इल्मों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और कोटा के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई वो देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी इधर है और यहीं से वो तारीख़ जो है, वो तहरीक जो है यहाँ से शुरू हुई थी। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट जगह है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं से इसका आगाज़ हुआ। और अभी हम थोड़ी देर पहले जिस जगह पे थे तो राजू भास्कर स्क्वायर, वो तो एक उसकी बिटर मेमोरीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी कि यहाँ से 70s में 71 में जो है वो तहरीक जो है शुरू भी हुई और ख़त्म भी यहीं पे हुई थी। लेकिन उसी जगह से, उसी चौक से, राजू भास्कर से जो तहरीक जो है यहाँ से शुरू हुई और उसने पूरा एक बांग्लादेश को एक मरतबा फिर जो तब्दील किया। और अब यहाँ पे जो एंथुसियाज़म है बच्चों का, नौजवानों का, वो फील कर रहे हैं कि जैसे एक वो नए बांग्लादेश के अंदर सांस ले रहे हैं। और ये एक उम्मीद है। एक तो हमने देखे एक थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताया कि जिस जगह पे मौजूद है उसकी तारीख़ी अहमियत, और अब चूँकि तालिब इल्मों की, स्टूडेंट्स की तहरीक जो है कामयाब हो चुकी है, तो इसमें पाकिस्तान के सीखने के लिए क्या इसमें मौजूद है। मेरा ख्याल है कि रियासत के लिए, रियासत के इदारों के लिए भी बहुत सारी सीखने के लिए सबक मौजूद हैं इसमें, और हमारी सोसाइटी के लिए भी है। रियासत के लिए तो सबसे पहला सबक ये है कि आप जितना भी आप सप्रेस करेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही उभरेगी। ये हमने देखा कि शेख हसीना के दौर के अंदर जिस तरीके से एक ब्रूटल रजीम, और देखिए कि अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, उनके लिए आज़ादी का मतलब जो है तब्दील हो गया है, जो हमने यहाँ पे देखा, और जिसको जेनजीज़ कहा जाता है। और यहाँ पे जगह जगह पे जो हमने ग्राफिटी देखी वहाँ पे भी इसको जेनजीज़ का इनकलाब कह रहे हैं। तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके पोटेंशियल को, उसकी इंस्पिरेशंस को। उसके लिए जो फ्रीडम है वो एक बिल्कुल एक उसकी ग़िज़ा की तरह है, तो उसको अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत ही नाइंसाफ़ी के ऊपर बात होगी। और दूसरा कि जहाँ पे अब लोग जो हैं और इस तहरीक के अंदर, कि जहाँ पे इनको महसूस होता है कि इनके रिसोर्सेज जो हैं, एक मखसूस जो है अफसरशाही हो, इशराफिया हो और बड़े इदारे हों, अगर वो उनको उनका हक नहीं मिल रहा और वही उसके ऊपर काबिज़ हैं, तो अब उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीकें, मूवमेंट्स उठना इस रीजन के अंदर, बांग्लादेश ही नहीं, अब देखिए कि कुछ और साउथ एशियन स्टेट्स के अंदर भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स हैं। तो ये बहुत ही अहम सबक है कि बजाय इसके कि आप जो है चीज़ों को रोकने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, कोई डायलॉग का, मुकालमे का रास्ता जो है और चीज़ों को सुधारने की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। बजाय अगर आप रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है नतीजा एक इनकलाब की सूरत में निकलेगा, और इनकलाब कभी भी कोई आसान नहीं होता, और वो हमेशा जो है तल्ख एक धब्बा यादें और एक बड़ा धब्बा तारीख के ऊपर छोड़ के जाता है। सोसाइटी के लिए ये है कि इससे सीख सकते हैं नौजवान, लेकिन किस तरीके से तहरीक को, अपने हकूक़ की तहरीक को आगे लेके चलें कि वो वायलेंट भी ना हो। जो सबक हमें यहाँ पे मिला कि जो 2000 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई और 20,000 लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में हैं, किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को पाँव नहीं है, तो ये ज़ाहिर है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो उनको अपनी जद्दोजहद किस तरीके से पुरअमन लेके चलें, और रियासी इदारों के लिए कि कैसे पुरअमन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, और पुरअमन तहरीकें जब तक चल रही हों उन्हीं से बातचीत कर लें, और
यही इसी तरीके से स्टेट एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, और कमज़ोर ही उसी वक्त होता है जब रियासत जो है कोशिश करती, अंडर एस्टिमेट करती है पोटेंशियल को पुरअमन तहरीकों के। जी जनाब, ये ढाका यूनिवर्सिटी से आपने कुछ ग्राफिटी भी देख ली और आमिर राना साहब की भी बातें आपने सुनी, और ये कि क्या सबक हासिल किया जा सकता है इस यहाँ के वाक़यात से। इन दिनों आजकल बड़ी बात हो रही कि 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इसके इनकलाब के, जो स्टूडेंट्स का इनकलाब था जिस तरह यहाँ से उन्होंने शुरू किया, और बड़ी दर्दनाक कहानी भी है, अफसोसनाक भी है। और जैसे आमिर साहब ने भी कहा कि सबक इससे सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लोगों को रियासत के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनका अतमाद आप नहीं हासिल कर सकते हैं। उन लोगों को जो आप पे तनकीद करते हैं उनको आप महज मुल्क दुश्मन या रियासत दुश्मन करार दे के उनके दुखों का मदावा नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्राफिटी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें ये शेख मुजीबुर रहमान और कॉमरेड सिराज पीछे हैं, कि वो कितना एक बहुत बड़ा सबक है तमाम उन हुक्मरानों के लिए जो ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं, जो ख़ुद को ताकतवर तरीन समझते हैं। तो ये जो वो ग्राफिटी है आप देख सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, यानी कितने दर्दनाक की एक कहानी है कि एक शख्स जिसको कहा गया कि वो हमारा मुजाहिद था, हमारा आज़ादी का लीडर था, और किस तरह आप देखिए उसके दांत बनाए गए हैं, जिसको कह लें कि आहनी दांत बनाए गए, और उसके साथ फैशिस्ट इन्होंने लिखा है। फिर उसके नीचे आप ये देखिए लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी उसकी बेटी भी वैसी थी जैसे बाप निकला। और फिर उसमें आप ये देखिए नीचे लिखा हुआ है मदरलैंड और डेथ। ये वो नारा है जिसने डिफ़ाइन किया स्टूडेंट्स की तहरीक को कि या हमें ये अपना मुल्क चाहिए, अगर मुल्क नहीं है तो हम उसके लिए जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और फिर उसमें आप ये देखिए साथ में एक और है नारा लिखा हुआ है किलर हसीना, कि कितनी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई 49 साल के अंदर अंदर, कि जिन लोगों को जश्न आज़ादी का मनाया जाता था, जिनको आज़ादी का रहनुमा कहा गया, जिस तरह के हमारे मोहम्मद अली जिन्ना यानी कायद आज़म थे, शेख मुजीबुर रहमान को भी बाबाए कौम कहा जाता था, लेकिन उसी बाबाए कौम की देखें आज ग्राफिटी का क्या हाल हो गया है। और इसकी इब्तिदा जैसे आमिर साहब ने बताया वो यहाँ से, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये आगाज़ था स्टूडेंट तहरीक का बांग्लादेश में, जो कि 5 अगस्त को फिर शेख हसीना के मुल्क से फ़रार पे ख़त्म हुआ। अब बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, वो जो इंटरिम काबीना के एडवाइज़र कह लें, चीफ़ एडवाइज़र कह लें, उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये भी कहा कि नौजवानों ने हम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाल दी है। उन्होंने तवक्कुआत उनकी बहुत हैं, सब्र उनका कम है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो एक सबको बहरहाल बड़े नाप तोल के फूंक फूंक के कदम उठाना होगा। उन्होंने एक बात ये भी याद दिलाई कि जब हमें डरना नहीं चाहिए जब हम कदम उठाते हैं कि बड़ी फोर्सेस हैं, यानी रियासत की तरफ उन्होंने इशारा किया, रियासती मशीनरी कहते, उससे लोग डरते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो बड़ी ताकतें, बड़े इदारे जो हैं वो भी रेत का घर, हाउस ऑफ कार्ड्स साबित होता है। तो इसमें बहुत बड़े सबक हैं पाकिस्तान के लिए, दूसरे ऐसे मुल्कों के लिए जहाँ पे ताकत के ज़ोर पे अवामी राय को अपने हुकूमत की और रियासत के हक़ में मोल्ड करने की, बदलने की कोशिश की जाती है।